फिर याद किया। बाज़ शख्सियत ऐसी होती है जो खामोशी से अपना काम करते हैं। दरअसल वो नगाड़ा नहीं बजाते अपने काम का, खामोशी इख्तियार करते हुए जब वो काम करते हैं तो कामयाबी उनके कदम चूमती है और हर जगह उन्हीं का नाम होता है। अच्छा लगता है उन्हें खामोशी से काम करना। मेरे हिसाब से जो खामोशी से काम होता है उसके बाद जो कामयाबी की सीढ़ी इंसान चढ़ता है ना, उसमें कुछ और ही अलग ही मज़ा होता है। ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज के हमारे शो दिल ने फिर याद किया मैं ऐसी एक शख्सियत से आपकी भी मुलाकात करवाने वाली हूँ। ये शख्सियत ऐसी है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं और दे भी रहे हैं। 90s से इन्होंने शुरुआत की, डेब्यू किया अजय फिल्म से, उसके बाद लगातार बैक टू बैक बेहतर से बेहतर फिल्में दी हैं और आज हमारे साथ इस वक्त कन्वर्सेशन में शामिल है। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं आपकी हिंदुस्तानी सिनेमा के बहुत ही बेहतरीन मायानाज नावर नामचीन रीनाउंड फिल्म मेकर सुनील दर्शन जी। हेलो सुनील दर्शन जी, नमस्ते। How are you? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बोलिए। वो तो दिख ही रहा है आपके चेहरे से, आपके चेहरे पे किसी तरह का टेंशन नहीं है। जो सफल करियर आपने देखा है और जो आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि बस ऊपर वाले के फेवरेट रहे हैं आप। बीइंग ए प्रोड्यूसर, बीइंग ए डायरेक्टर, आपने कभी टेंशन को जाहिर नहीं होने दिया अपने चेहरे के ऊपर। कभी बीच में एक आधा फिल्में अगर आपकी फ्लॉप भी रही, बावजूद उसके आप फिर से उभरे, फिर संभले और फिर आपने एक और हिट दी। और ये आपने अपने बेटे शिव दर्शन जी को भी सिखाया है कि इसी तरह से जिंदगी में चलना चाहिए, टू कैरी द लेगेसी फॉरवर्ड। ये चीजें अपने आप में रखनी चाहिए, राइट? जी, मैं तो कोशिश ही करता हूँ। मैंने क्या जिंदगी सिनेमा मैं 60 इयर्स ओल्ड हूँ और 60 इयर्स से ही सिनेमा में हूँ क्योंकि मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर सब सिनेमा को बिलोंग करते थे। तो यही कदम लिया, यही पैदा हुआ, यही बड़ा हुआ। मेरे फादर एक फिल्म मेकर थे, उन्होंने 60 में फिल्में बनाई, जैसे ये रात फिल्म आएगी जिसका बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक ओपिनियर साहब का था, और सैमसन बनाई जिससे दारा सिंह और मुमताज स्टार बने थे। बहुत कामयाब फिल्म थी, फिरोज खान भी थे उसमें। एंड फिल्में बनाते रहे, फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, लगातार कुछ 500 फिल्में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। सिनेमा में कहीं ना कहीं जन्म हुआ, सिनेमा को देखते देखते बड़ा हुआ। और कई एम्बिशन होते हैं इंसान के, भाई किसी ने धीरूभाई अंबानी बनना हो, किसी ने कुछ बनना हो। मैं सिर्फ एक सिनेमा फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। जी, फिल्म मेकर आप बनना चाहते थे और फिल्म मेकर आप बने, और वो भी सक्सेसफुल फिल्म मेकर आप बने। कई सारी चीजें एक फिल्म मेकर जहन में रखता है। एक कमर्शियल फिल्म जब वो बनाता है, कई सारी बातें होती हैं कि इसे बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल कैसे मुझे बनाना है। लगता है ये जो आपको विरसे में मिला था कि सक्सेसफुल फिल्में कैसी बनती हैं, किस तरह से बनती हैं, कंटेंट अच्छा होना कितना ज़रूरी है, इंसानी जज्बात उसमें डालने कितने ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें आपको आती थी और इनसे आप वाकफियत रखते थे। तभी मुझे लगता है कि आपकी मेजॉरिटी फिल्में जो है वो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित हुई है। हम ये भूल ही नहीं सकते कि आपके ग्रैंडफादर जो है फिल्मों से ही जुड़े थे। उन्होंने पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म दी है, एम आई राइट? वो मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर थे। मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर का नाम नाना भाई भट्ट था। उन्होंने करीब 118 फिल्में डायरेक्ट की थ्रू द 50s एंड द 60s। एंड बस ऐसे ही जिंदगी फैमिली की एक लाइन चलती रही। जी, अगर हम आपकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू अजय की बात करें तो इस फिल्म की कई सारी कहानियां हैं, क्योंकि इससे पहले आप फिल्में प्रोड्यूस करते थे। आपके भाई साहब धर्मेश दर्शन जी, उन्होंने भी बेहतरीन फिल्में दी हैं, राजा हिंदुस्तानी, धड़कन, उनके साथ आपने कोलैबोरेट करके कई सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की। लेकिन फिर जब अजय फिल्म की बात आई एज ए डायरेक्टोरियल डेब्यू, जिसमें सनी देओल आपके पास आए थे और उन्होंने ही आपसे कहा था कि अजय टाइटल के नाम से हमें फिल्म बनानी है, और मैंने ये सुना है कि दरअसल वो फिल्म कोई और डायरेक्ट करने वाले थे और आपको उनका काम पसंद नहीं आया, तो आपने कहा नहीं मुझे ही फिल्म डायरेक्ट करनी है, और इस तरह से डायरेक्टोरियल डेब्यू आपकी शुरू हो गई। ये कितना सही है, बताएं इस बारे में। सच तो ये है कि मैंने अपनी पहली फिल्म काम बनाई थी 1988 में सनी और अनिल कपूर के साथ, और फिर उसके बाद आई वाज नॉट वेरी सैटिस्फाइड विद द फिल्म। हालांकि फिल्म कमर्शियली रीजनेबली सक्सेसफुल,
उसके बाद लुटेरे बनाई, जिसमें मैंने अपने छोटे भाई धर्मेश दर्शन को उसकी पहली, उसमें एज अ प्रोड्यूसर और कई डिपार्टमेंट्स में बहुत एक्टिवली काम किया हुआ था, पार्टिसिपेट किया हुआ था। बट वो काफी कामयाब फिल्म है। कामयाबी के अलावा एक ऐसी फिल्म थी जिसको आज भी आप देखो तो भाई 30 साल बाद भी आपको एक फ्रेश फिल्म दिखती। उसके बाद मैंने अजय फिल्म स्टार्ट की, और अजय फिल्म में यस मिस्टर मनमोहन सिंह डायरेक्टर थे, लेकिन कुछ फिल्म शूट होने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई थिंग्स आर नॉट कमिंग टू माय एक्सपेक्टेशंस, और कोइंसिडेंटली काफी बदलाव हुए उसमें। तो मनमोहन सिंह जी आगे बढ़ गए, और उसमें हीरोइन थी जूही चावला, तो उनके साथ कुछ डिफरेंस ऑफ डेट्स का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। तो आई जस्ट डिसाइडेड दैट भाई जो है इवेंचुअली तो फिल्म चलती है, तो भाई अगर अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए इंतजार करते रहना, कब तक इंतजार करें इंसान। एंड जूही चावला की जगह करिश्मा कपूर को कास्ट किया, जो उस वक्त फ्रेश थी काफी, एंड सनी देओल और करिश्मा कपूर की पेयरिंग जो थी वो भी फ्रेश लग रही थी। एक एनर्जी हाइप जो करिश्मा एग्जीक्यूट कर रही थी, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर वर्किंग विद हर आल्सो। और ऐसे ही इतने सनी देओल के साथ मैंने अपने पहले 10 साल में अपने करियर के डिफरेंट कैपेसिटीज, पहले प्रोड्यूसर था, फिर सेकंड में मैं अपना आपको सेकंड फिल्म में अपना को फिल्म मेकर कहूंगा, इसलिए कि कई डिपार्टमेंटों में या कहूंगा हर डिपार्टमेंट पार्टिसिपेशन नाम रहा। और जो थर्ड अजय, उसमें तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफिशियली फिर स्टैम्प करा। करिश्मा कपूर के साथ आपका एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन गया। वैसे जिन भी एक्टर्स के साथ आपने काम किया है बहुत अच्छा बन गया है। करिश्मा कपूर का आपने फिर रिपीट किया। खैर करिश्मा कपूर के अलावा अगर हम बात करें बाकी एक्टर्स की भी, उनके साथ भी आपका एसोसिएशन अच्छा रहा, और जिनको भी आपने अपनी फिल्म में लिया कुछ ना कुछ नया आपने दिया है, उन पे काम आपने बहुत अच्छा किया, काफ़ी वर्क उन पे किया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसके ऊपर आपको कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ा एज ए फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर, बिल्कुल उनका लुक बदलने में, तो आप किन का नाम लेना चाहेंगे? फिल्म का एक अच्छा अंदाज होता है, और इस अंदाज के कारण जो है उसके जो कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। ना कि एज अ डायरेक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर वर्क करके उनको उन्हें उस कैरेक्टर में ढालें जिसमें आप उनको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे करिश्मा कपूर भी राजा हिंदुस्तानी कर चुकी थी बाय द टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन विद हर ऑन जानवर, लेकिन और उस ना ही राजा हिंदुस्तानी, बट उसके बाद उन्होंने दिल तो पागल है भी कर चुकी और नंबर, सो शी वाज एट द क्रेस्ट, एट द जेनिथ ऑफ हर करियर। और उस वक्त जब वो सब था तो मैंने उनके साथ जानवर बनाए, जानवर फिल्म में अगर आप देखेंगे तो करिश्मा कपूर इज वेरी वेरी अनलाइक ऑल द अदर दैट शी हैड डन बिफोर। तो जानवर बहुत ही करीब, सिंपल, एक दिल से कनेक्ट करना जो होता है ना, एक लड़की जो फटे हुए कपड़े पहन के जिंदगी को गुजारती है, एक अरमान होता है जिंदगी का जिसको कायम रख के वो अपना हर पल जीती है, और फिर उसके लाइफ में कैसे डिसअपॉइंटमेंट आता है। जानवर फिल्म में करिश्मा कपूर का लेंथ ऑफ रोल बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जानवर फिल्म में उसकी जो प्रेजेंटेशन थी उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो हाउ शी हैड इवॉल्व फ्रॉम अजय टू जानवर, उसकी एवोल्यूशन एज एन एक्ट्रेस कितनी अच्छी हो चुकी है। मेरी भूख की फिक्र है तुझे? अब देखिए अक्षय कुमार के बारे में सभी जानते हैं, उनका करियर जो है वो अच्छे से परवान नहीं चल रहा था, एक के बाद एक फ्लॉप वो दे रहे थे, बहुत दुखी हो गए थे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ था, और उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में आप काफ़ी मददगार साबित हुए हैं। और जानवर फिल्म जो है जब आपने उन्हें दी, आपने भी बड़ा रिस्क लिया एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, क्योंकि कई लोगों ने आपको कहा होगा कि इसकी फिल्में नहीं चल रही हैं, आप क्यों जोखिम उठा रहे हैं इन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का जानवर में, लेकिन फिर भी आपने उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर खुद एतमादी जगाने के लिए उन्हें मनवाया उस फिल्म के लिए। वो क्या खुद आपके पास आए थे कि आप उन्हें इस फिल्म के लिए कास्ट करो? क्योंकि इस फिल्म के बाद तो कहानी ही बदल गई अक्षय कुमार के करियर की, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद आपके साथ लगातार एक के बाद एक हिट फिल्में उन्होंने दी, और ये भी कहा जाता है कि अक्षय कुमार के करियर की अगर 4 बड़ी फिल्में
और बड़ी उपलब्धियां उनकी हैं, तो वो श्रीदर्शन साहब की फिल्में हैं जिनमें एक रिश्ता भी है, तलाश भी आती है, दोस्ती भी आती है। कहानी अक्षय कुमार से बेच दी, कहानी इस रिलेशनशिप की सनी देओल साहब से। इन्होंने कहानी सुनने के बाद उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी जिसके कारण उन्होंने कहा कि भाई सनी को इस कहानी पे और मेहनत करने की तुम्हें जरूरत है, तो प्लीज जाके इस पे और मेहनत करो। और मैं बहुत क्लियर था कि भाई मैं जानता हूँ कि मैंने क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो अब ये एक्टर्स के अपने प्रोफेशनल कंपल्शन होते हैं जिनके कारण वो फिल्म मेकर्स को ना ओब्लाइज करते हुए अपने आप को फील करते हैं, और मुझे ऑब्लिगेशन की जरूरत नहीं। आई वाज वेरी श्योर ऑन दैट। बहुत बड़े स्टार सनी देओल, बहुत बड़े स्टार, आई एग्री टू दैट। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि भाई अगर फलानी डेट तक ये फिल्म वो शुरू नहीं करते, उन्होंने मुझे कुछ डेट कमिट की थी, तो मैंने कहा और उस पर नहीं बनती तो वेल आई विल मेक इट विद समवन एल्स। तो कुछ डिसएग्रीमेंट्स उनके साथ होने के कारण उनको मेंटली डिसाइड किया गया कि भाई वो फिल्म में नहीं है। तो अगला एक्टर जो था उस फिल्म में एक अजय देवगन जी आए थे, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस आदमी ने मेरे से सिर्फ एक 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन में कहा मैं आपकी फिल्म करना चाहता हूँ, करूंगा, राइट। एंड आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज़ अजय देवगन उस वक्त बहुत ही बड़े स्टार, मतलब एक करियर का एक बहुत बड़ा हाई होता है वहां पे थे, एंड ही हैड वांटेड सामने से एक होता है ना अप्रिशिएट करके एक डिग्निफाइड तरीके से मुझे इनवाइट किया था। लेकिन मैं ये भी जानता था कि अजय देवगन जी बहुत बिजी एक्टर है। तो हमारी 2 दिन बाद मीटिंग थी जहां हमने उन साइन करना था एक्टर को, और बीच में एक संडे का दिन था, और उस संडे मुझे सुबह एक कॉल आया, और उस आदमी, मैंने उनसे कभी मुलाकात नहीं की पहले, तो अक्षय कुमार ने मुझे कॉल किया, कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, पॉसिबल? गुड। 4 बजे शाम को मिलते हैं। 4 बजे शाम को उससे मुलाकात हुई, और मैंने उसके बारे में ये सुना था कि बहुत प्रोफेशनल एक्टर है, टाइम डिसिप्लिन, भाई हो सकता है इस वक्त उसका करियर बहुत बुरी दौर से गुजर रहा था, कुछ लगातार फिल्में फ्लॉप होती, और एक होता ना कभी इंसान डिसइल्यूजन हो जाता है, तो उस हालात में वो जरूर था। लेकिन ये तो जरूर एक बात थी साथी की कि वो था, और वो मुझे 110% अपना ऑफर कर रहा था। तो मैंने कहा ये आदमी 110% ऑफर कर रहा है, अगर इसमें थोड़ा मार्जिन में कम भी कर दूं तो मुझे 90-95% तो अपना देगा जी, जो एक्टर्स अपने फिल्म को देते हैं, तो मैं इसके साथ प्लस ये फ्री है टोटल। भाई हाँ, हो सकता है इस फिल्म के अंडर प्रोडक्शन में मैं कोई पैसे ना, इनके साथ फिल्म बनाना इस वक्त बहुत तकलीफ है, क्योंकि उस वक्त जितनी फिल्मों में वो काम कर रहे थे वो सारी फिल्में उनके प्रोड्यूसर्स ने थोड़ा पॉज मार दी कि भाई थोड़ा इसका करियर ठीक होगा तो फिर इसके साथ जाएंगे। तो मैंने उसके साथ कहा देखो अक्षय, give 100% of yourself and I'll back this whole project। तो ये लेके अक्षय कुमार को कास्ट किया फिल्म में। अक्षय कुमार फिर मैं गया, भाई अक्षय को हीरो फाइनल कर दिया, और मुझे पूरा मतलब ये पता था कि भाई ये फिल्म मुझे इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अक्षय कुमार वाज नॉट नोन टू बी एन एक्टर, ही वाज अ स्टार, उनसे इतना डिफिकल्ट रोल कराना था मुझे, तो ये चैलेंज खुद को मैंने पोज किया कि भाई एक स्टार, एक एक्टर जो एक स्टार एक्चुअली बिकॉज जो इस वक्त सही दौर से नहीं गुजर रहा, हु इज नॉट नोन टू बी एन एक्टर, जिसको मीडिया ना सपोर्ट कर रही है ना बैक कर रही है, ना फिल्म इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है और बैक कर रही है, तो भाई इसको लेके चलो एक लाइफ को एक अपने चैलेंज करता। और इस चैलेंज को लेके मैं उसके बाद मैंने करिश्मा कपूर के पास गया। करिश्मा कपूर की खूबसूरती थी यही कि उसने कहा सुनिए आप फिल्म बना रहे हो, मैं कर रही हूँ फिल्म, चलो एक बड़ी हीरोइन अक्षय कुमार के साथ इस दौर की साथ में आती है ना प्रोजेक्ट को। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और रोल फिल्म में, वो सेकंड लीड नहीं थी, वो पैरेलल लीड थी, और मैंने काजल से बात की, काजल ने सरप्राइजिंगली मुझे उस फिल्म के लिए हाँ कर दिया। It was a role of a woman with a child, she was a mother। मुझे फिल्म के लिए हाँ कर दी, और I felt it was a very it was a fabulous casting, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, काजल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि काजल, fortunately I would say, not unfortunately, unfortunately उस
उस वक्त फील हुआ था। हाँ, बट फॉर्चुनेटली काजल की अजय के साथ शादी तय हो गई एंड शी डिसाइडेड दैट दे वर गेटिंग मैरिड इमीडिएटली हाँ, एंड तो उस वक्त शिल्पा शेट्टी वाज अ नेचुरल रिप्लेसमेंट जो आई और उनमें मुझे टोटली डिफरेंट कैरेक्टर मुझे शिल्पा शेट्टी वाज नोन फॉर दोस सॉन्ग्स एंड लेगी गर्ल जी, फैबुलस पिक्चर सिंबल ट्रू, तो उसको लेके उसको मैंने एक माँ के रोल में ढाला हाँ, और इतनी शिल्पा शेट्टी's performance also in that film is remarkable. बिल्कुल, I know बिल्कुल, शिल्पा recognition जो है वो बिग टाइम recognition धड़कन से मिली उसको, हाँ, लेकिन आप अगर जानवर पे देखें उसकी सिंसियरिटी, उसकी ऑनेस्टी और उसकी डेडिकेशन उस परफॉर्मेंस के लिए बहुत डिफिकल्ट रोल था शिल्पा। ये देखो राजू। आज भी याद किया जाता है कि अक्षय कुमार का लुक बिल्कुल आपने अलग रखा इसमें। आज भी आपको वो बहुत मानते हैं और चाहते हैं, जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि वो अक्षय कुमार जो है वो डिसिप्लिन लाइफ में रहे हैं, आज भी वो डिसिप्लिन माने जाते हैं। और एक और डिसिप्लिन एक्टर हमारी इंडस्ट्री के, जो हमारी इंडस्ट्री की जान है हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन साहब की। अमित जी और अक्षय कुमार, इन दोनों का बॉन्ड आपने बहुत ही अच्छा कराया। रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव, ये फिल्म एक ऐसी फिल्म तस्वर की जाती है हिंदुस्तानी सिनेमा की, एक काइंड ऑफ अ लैंडमार्क है। ह्यूमन इमोशंस पर बेस्ड ये फिल्म थी। और यहाँ पे भी मैं ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव, ये एक ऐसी फिल्म तस्वर की जाती है जिसमें मशहूर मारूफ म्यूज़िक डायरेक्टर नदीम श्रवण, जो आपके फेवरेट म्यूज़िक कंपोजर्स में शामिल होते हैं, जिनको आपने अपनी फिल्मों में हमेशा रिपीट किया है, और अमिताभ बच्चन, इन दोनों की पहली फिल्म थी। आई मीन अमिताभ बच्चन साहब और नदीम श्रवण की पहली फिल्म रही है ये। और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें पहली बार अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन को आपने एक साथ कास्ट किया है। ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आप मुझे ये बताएं, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन को, दोनों परफेक्शनिस्ट, दोनों वक्त के पाबंद, दोनों को मिलाना और दोनों को एक फिल्म में लाना, ये आपके लिए कितना जोखिम था? ये हुआ कैसे? और दोनों की बॉन्डिंग, क्योंकि इससे पहले कभी काम नहीं कर चुके थे वो एक साथ, सो ये कैसे मुमकिन हो पाया? क्या हुआ, अक्षय मेरे साथ फिल्म तुरंत शुरू करना चाहता था दूसरी, और उसने मुझे एक दिन पूछा आप क्या बनाना चाहोगे इसके बाद। तो उसने मुझे अपने घर पे डिनर पे बुलाया, बैठ के बात कर रहे थे और उसने कहा प्लीज मुझे आप, मैंने कहा मैं वर्क कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट है मेरा, उसके ऊपर डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो उसने कहा मुझे सुनाइए ना। तो मैंने उससे सुनाया, तो हम दोनों सोफे पे आमने सामने बैठे थे, बात कर रहे थे। लेकिन जब तक बाय द टाइम आई नरेशन कंप्लीशन पे आया, आई रियलाइज वो मतलब मैं सोफे पे ही बैठा रहा, वो कहीं ना सोफे से खिसक के जमीन पे आ चुका था, एंड ही एक्चुअली कुड नॉट, उस वक्त एक दौर होता है इंसान की जिंदगी का, एक्चुअली इट वाज क्वाइट अ डिसबिलीविंग थिंग फॉर हिम कि एक्चुअली ये ऐसी फिल्म, ऐसा कैरेक्टर फिर मैं उसे प्रेजेंट करूंगा। भाई जानवर में उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था, और यहाँ कितना फिर एक टोटली एक अलग डिमेंशन में उसको एक प्रेजेंटेशन और सब होने वाला है उसके साथ। he loved the story and एक दिन मैं घर से ऑफिस जा रहा था और मुझे सुबह मेरे मोबाइल पे एक कॉल आया, मैंने फोन उठाया, बात किया, हेलो कौन, और यकीन नहीं मानिए वो कहा मैं अमिताभ बोल रहा हूँ, क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो मैंने कहा सर, मैंने गाड़ी साइड पे ली, जब गाड़ी साइड पे हेलो से बोली तो कहा मैं अमिताभ बोल रहा हूँ, he took this thing forward and conversation forward, और मैंने कहा कि मैं आके आपको मिलता हूँ। उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहूंगा। हाँ। इससे बड़ा मुझे ऐसा फील हुआ सिनेमा में, भाई अपनी और आपकी ऑडियंस आपकी फिल्म को सराहे, उससे अल्टीमेट होता है। लेकिन अगर कोई एक्टर अमिताभ बच्चन जैसे आपको कॉल करके कहे कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, इससे इससे बढ़िया बात एक डायरेक्टर के लिए हो ही नहीं सकती। आपके साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिर वक्त लेना पड़ेगा हमें एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलेंगे आप सभी से छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया।
दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप ही के फेवरेट प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में आज आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं सर्वश्रेष्ठ सुप्रसिद्ध फिल्म मेकर, निर्माता, निर्देशक सुनील दर्शन से। आइए करते हैं कुछ और बातें। सुनील जी, अगर हम ये कहें कि आप बहुत ही फॉर्चुनेट इनफ रहे हैं कि आपका बॉन्ड बड़े बड़े एक्टर्स के साथ इतना अच्छा रहा कि या तो उन्होंने खुद वहां से कह दिया कि हमें आपके साथ काम करना है या तो आपने सिर्फ एक कॉल किया, वो दौड़े चले आए। क्या कभी ऐसा कोई एक्टर आपकी फिल्मों में अब तक मिला है जिसे आपने कई सारे कॉल किए, जिसे आप चाहते थे कि ये कैरेक्टर उसके लिए, उसको जहन में रखकर मैंने लिखा है, वो फिल्म में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आपको बहुत परेशान किया, टफ टाइम दिया आपको, या तो लोकेशन के दौरान या तो फिर फोन करते करते? उस एक्टर के साथ मैंने पहली 3 फिल्में बनाई। हाँ। अतीत की उस फेज को मैं ज्यादा याद नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आगे बढ़ने का नाम है। आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आप आगे बढ़ते गए। और यहाँ एक और बात आती है, एक और सुपरहिट फिल्म आपकी अंदाज का नाम आता है यहाँ। मैं प्रोड्यूसर था, मैं फिल्म मेकर। मेरा प्रॉब्लम क्या था, हाँ। क्योंकि मैं मेरी दूसरी फिल्म में बना रहा था, हाँ। और मेरा प्रिंसिपल मैं 1 फिल्म एट अ टाइम करता। हाँ। और अक्षय की कुछ डेटें होता था ब्लैंक हो गई थी। हाँ। एक डेटें थी जो वर्कआउट नहीं हुई थी। हाँ। तो मैंने कहा कि घर बैठने से बेटर है मैं इमीडिएटली एक फिल्म पुट टुगेदर करता हूँ। हाँ। और के अंदाज में ऑफिशियली राज कंवर जी ही डायरेक्टर थे। हाँ। लेकिन एज मेरी पार्टिसिपेशन मेरी उस फिल्म में नॉट ओनली एज अ प्रोड्यूसर बट एज अ कंप्लीट फिल्म मेकर। ओके। अगर आप अंदाज फिल्म देखेंगे ना तो भी आपको फील होगा कि ये इसी कंपनी की और इसी फिल्म मेकर की फिल्म के जॉनर को बिलोंग करती है। राइट। अंदाज फिल्म में आपने लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा दोनों न्यू कमर्स थे और आपने उन्हें फिल्म में लिया, वो भी एक बड़ा जोखिम रहता है। वो दोनों आए कमरे का हुए और ये लड़की आगे सामने बैठी प्रियंका, तो मैंने कहा ये बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल है। जिन हीरोइनों के साथ मैं काम कर चुका था उससे पहले, जैसे जूही थी, करिश्मा थी, या मीनाक्षी शिशा या करीना कपूर के साथ तलाश कर चुका, तो शेट्टी थी, वो सब एक अलग ढांचे की हीरोइनें थी, बहुत खूबसूरत थी, ना ही सिर्फ फोटोजेनिक थी। प्रियंका चोपड़ा उस जॉनर, उस ढांचे में नहीं बैठी, ये कुछ अलग थी। मैं बोला ये जैसे आंखें चलाती है, जैसे आवाज इस्तेमाल करती है, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, तो ये रेखा बन सकती है आने वाले का। That was the only thing that struck me about this girl. So I told her one thing. I said, देखो प्रियंका, मेरी फिल्म में 2 रोल हैं। एक रोल में मैंने अभी लारा दत्ता कास्ट कर दिया है, लेकिन दूसरा रोल भी जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इस रोल को सही तरीके से निभाओगी तो जैसे एक जयाप्रदा श्रीदेवी होती पहले जमाने में, I said, you become the Sridevi in the film. And for her it was she needed to do a film because she was going through a internal, her career was going through a bit confusing space. और मैंने सिर्फ उससे एक चीज आपको मुझे अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मेरी फिल्म जो है आपकी पहली रिलीज फिल्म। आपकी फिल्म का म्यूजिक अक्सर और बेशतर अच्छा ही रहा है, सर चढ़ के बोला है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पापा जिनकी फिल्मों का, जिनने जो फिल्में प्रोड्यूस की, उनका म्यूजिक सर चढ़ के बोला है। कहीं ना कहीं आपके जहन में ये भी था कि एक सक्सेसफुल फिल्म बनाने के लिए, एक कामयाब फिल्म बनाने के लिए म्यूजिक का बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। सो कहीं ना कहीं आपके जहन में ये तो था ही बहुत जरूरी। मेरे जितने फिल्म मेकर जिनका मैं फैन रहा, चाहे वो राज कपूर साहब थे, चाहे वो मिस्टर मनोज कुमार थे, चाहे वो गुरुदत्त जी थे, विमल रॉय, उन सब की फिल्मों का म्यूजिक जो होता था हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। और वो म्यूजिक वो एक ऐसी चीज है जो ऑडियंस को आपके सिनेमा का रिकॉल बनाती है, इसीलिए आप अपनी खूबसूरती देखिए। मेरी फिल्में, ये जिन फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, ये सब 15 से 20-25 साल पुरानी फिल्में हैं, लेकिन उन म्यूजिक उन्हें आज भी कायम रखता है। दे आर स्टिल द माइंड्स ऑफ पीपल एंड द व्यूअरशिप प्रूव्स इट। ट्रू। हम यहाँ इस फिल्म को नहीं भुला सकते, करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की
उनके लाइफ में एक ही फिल्म उनकी एक साथ है, वो है हाँ मैंने भी प्यार किया। उस फिल्म का भी म्यूजिक बहुत ही अच्छा रहा है और दोनों की लाइफ की एक ही फिल्म है, वो आपके साथ है और पहली और आखिरी फिल्म रही वो। वो फिल्म जो थी वो बहुत ही मैंने बनाई थी। वो एक्चुअली क्या था कि धर्मेश के साथ मैं पहले फिल्म जो कर चुका था और फिर एक ऐसा मौका मिला कि भाई के धर्मेश के साथ एक बार फिर फिल्म बनाऊं और उस फिल्म के लिए एक अनयूजुअल कास्टिंग की जरूरत। अक्षय तो करना ही चाहते थे क्योंकि एक बहुत मतलब उस वक्त के जो सबसे वरिष्ठ बड़े से बड़े एक्टर स्टार कहते हैं, वो भी करना चाहते थे पार्टिसिपेट उस फिल्म में। लेकिन क्योंकि हमारा तब तक मेरा अक्षय कुमार के साथ एक गहरा कुछ संबंध हो चुका था, जैसे कहेंगे ना, वो मुझे बहुत सम्मान और इज्जत वो ऑफर करता था, तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि भाई मैं आई कैन नॉट लेट हिम असाइड। और हाँ मैंने भी प्यार किया। मैं अभिषेक और करिश्मा कपूर की पेयर जो थी वो उसको कैपिटलाइज करना चाहते थे, तो करिश्मा कपूर, अभिषेक और अक्षय कुमार तीनों साथ में आई थॉट it was with Dharmesh Darshan as the director and Nadeem Shravan as the music composer. Director, right. I thought it was a very interesting, a very interesting setup to take forward. Yes. आपकी एक और फिल्म की बात करते हैं, शाका लाका बूम बूम की, जिसके पीछे आपने बहुत मेहनत की थी। क्या आपको कहीं ना कहीं किसी फिल्म को लेकर ये एहसास हुआ कि उम्मीदें तो काफ़ी थी, काश ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल पाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो खलिश रह जाती है अंदर, वो सैडनेस, वो अफसोस, कभी किसी फिल्म को लेकर ये दर्द महसूस हुआ? या अगर हम जैसे कर ले प्यार कर ले, जिसमें आपने अपने बेटे शिव दर्शन को लॉन्च किया, उसके बाद एक हसीना थी, एक दीवाना था, उसमें भी वो दोबारा आ गए, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं वो सैडनेस रही इन 3 फिल्मों को लेकर। अगर मैं झूठ कहूँ तो ये कहूँगा तो बिल्कुल नहीं, तो और मैं झूठ कहूँगा नहीं। मैंने हर फिल्म जो भी बनाई बहुत दिल से, बहुत लगाव से, अपना 100% से ज्यादा अगर मैं दे सकता हूँ, जी अपना जान, हर फिल्म को वही ऑफर करता हूँ। तो भाई अगर कोई फिल्म मेरी उस मेजर पे नहीं पहुंच पाती तो उस बात का मुझे बहुत आई टेक इट एज अ पर्सनल सेटबैक। शाका लाका बूम बूम जो कहानी थी, वो अगर आप उसके पहले मैंने जितनी फिल्में बनाई उनको देखो तो वो सारी फिल्में पॉजिटिविटी के ऊपर, होप एंड पॉजिटिव के ऊपर चलती, प्रीमाइस में पॉजिटिविटी। लेकिन मैंने समय गुजरते वक्त मैंने चेंज देखा आते, और चेंज वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, रूथलेसनेस, एम्बिशन जो थी, उसकी इतनी प्रायोरिटी कि ह्यूमैनिटी लोग चाहते हैं, वो सब ऑब्जर्व किया। तो वो सब जो ऑब्जर्वेशन था उसको एक कहानी में पिरोया, जिसका टाइटल शाका लाका बूम बूम रखा था। और शाका लाका बूम बूम टेक्निकली मैं सब आज भी फील करता हूँ कि मेरी बहुत ही प्रीमियम फिल्म थी टेक्निकली। लेकिन कंटेंट जिस इंसान ने जिंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी और होप और ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफर किए, वो उन सारे वैल्यूज को इरोड करके जा रहा। तो शाका लाका बूम बूम फिल्म जो है उसका वो कॉन्सेप्ट जो था वो नॉन एक्सेप्टेबल है। वो वाली कहानी पे एक और फिल्म बनाई जिसमें बहुत बड़े स्टार्स को कास्ट करके वो फिल्म बनी। शाका लाका बूम बूम में कुछ 3 साल बाद वो रिलीज, और फिनोमिनल बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी उस फिल्म की, लेकिन वो फिल्म भी जो थी ना वो भी क्रैश हो गई। तो इसका मतलब है देयर वाज इनहेरेंटली रॉन्ग विद द स्टोरी। मतलब आप इस बात को बिल्कुल मानते हैं, इतने सक्सेसफुल फिल्म मेकर को तजुर्बा होता है, उसे अपने तजुर्बे से पता चलता है कि भाई कहाँ कुछ गलती हुई है, कहाँ क्या कुछ रॉन्ग हुआ है। सो ये आप मानते हैं और तस्लीम करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक सक्सेसफुल डायरेक्टर की निशानी है, उसकी उपलब्धि है। उसने ज़िंदगी में जो काम किया है, कामयाब तरीन काम किया है, उसे पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, सही और गलत की परख भी है। यहाँ एक बात और आती है कि जैसे आपने अपने बेटे शिव दर्शन को लॉन्च किया कर ले प्यार कर ले के ज़रिए, बीइंग ए फादर,
तलाश फिल्म में बॉडी डबल उन्होंने किया था, और क्या तभी आपको एहसास हुआ था कि मेरा बेटा जो है आगे जाके ना डायरेक्टर बनेगा ना प्रोड्यूसर बनेगा, एक एक्टर ही बनेगा, या उनके अंदर खुद एक्टिंग का जुनून था या कीड़ा था? मैंने तो ऐसे किया था, उसकी एक अनडिनाइबल प्रेजेंस है शिव, यू नो, और वो प्रेजेंस राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, उसका एक स्ट्रक्चर, उसका एक बहुत पॉजिटिव सा लुकिंग लड़का है। तो उसको तो खैर अक्षय का जब उसने स्टैंड इन किया था एज अ बॉडी डबल, तो अक्षय उस दिन वो डेट हमारे पास कहा भाई सिर्फ एक पासिंग लेना है, तो भाई इट विल नॉट रजिस्टर सो स्ट्रांगली। तो शिव सेट पे आया था मेरे पास मिलने, मैं कहा इसको कपड़े ये शॉट दे देगा। तो वहां फिर उसके बाद ऐसा एक और शॉट था, साउथ अफ्रीका शूटिंग कर रहे थे एयरपोर्ट पे, तो एक पीछे से पासिंग देना था। तो जब वो पासिंग देता है, यू नो, तो आगे अक्षय कुमार चल रहा है, वो पीछे से पासिंग दे रहा था। तो मैंने देखो इसमें एक सर्टेन अपील होता है जो एक एक्टर होना चाहिए, इस लड़के में अपील था मुझसे। So I did not push him, or I did not I did not discourage him. बाकी as a father जो मेरी encourage करने की जिम्मेदारी बनती थी, मैंने उसे सपोर्ट किया और encourage किया है, आज भी करता हूँ। लाइफ में हम जो भी रूट लेते हैं, इनमें हमें साथ ही होना था। सुनील जी, आपके साथ बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिल वक्त लेना पड़ेगा हमें एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे छोटे से वक्फे के पार। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया में आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के पार तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत में वे गुफ्तगू है, अपनी कहानी, अपनी फिल्मों की कहानी हम तक पहुंचा रहे हैं, कुछ किस्से, कुछ दिलचस्प किस्से हम तक पहुंचा रहे हैं, वो है नन अदर देन हिंदुस्तानी सिनेमा का जाना माना नाम, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुनील दर्शन साहब। चलिए मजीद बातें करते हैं इनसे। कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है कि आजकल वो ओरिजिनलिटी खत्म हो रही है जो एक फिल्म मेकर को बहुत परेशान करती है। वो कुछ करना चाहता है, बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी कई सारे प्रेशर्स है, और आप प्रोड्यूसर भी खुद है, आपके ऊपर तो और ज्यादा प्रेशर है, आप डायरेक्टर भी खुद है, और ज्यादा प्रेशर है। मैं अपने आप को प्रोड्यूसर या डायरेक्टर समझता हूँ, मैं एक फिल्म मेकर हूँ। एज अ फिल्म मेकर मैं अपने आप को एक फिल्म मेकर समझता हूँ, और फिल्म मेकर हर डिपार्टमेंट में मैं इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। मेरी most of the films have my own stories. That's how I've conducted myself. Yes. तो मैं मेरा ऐसा ख्याल था कि कुछ ऐसा चेंज आ रहा था कि जिन लोगों को मैं ऐसा समझता था भाई they are not the best people to decide on what is good for them. एक डायरेक्टर की अहमियत, एक राइटर की अहमियत जो वो कहीं ना कहीं इरोड होती जा रही है, और एक क्योंकि आपको एक फेस की जरूरत है, एक फेस की मार्केटिंग की एक रिक्वायरमेंट, वो फेस इतना अहम हो गया, एवरीथिंग एल्स टुक अ बैक सीट, कंटेंट बैक सीट गया, व्हिच वाज द मोस्ट और एक और चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं इसके कई हम सिर्फ एक्टर को अकेले जिम्मेदार या कॉर्पोरेट को अकेला जिम्मेदार नहीं सकते, क्योंकि इसमें मीडिया का भी एक बहुत प्रोमिनेंट रोल है। अगर इट होता है इंसान कभी न कभी नहीं गलत ट्रैजेक्टरी पे जा सकता है, मैं जा सकता क्यों नहीं सब। तो वो एक ट्रैजेक्टरी आ गई, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इंडस्ट्री में हो गया, और इसलिए शायद आफ्टर शाकला का बूम मैंने एक फिल्म शुरू करनी थी जिसमें सनी देओल जो है वो हीरो होते थे। मैं अंडर कॉल डायरेक्टर, मुझे वो फिल्म बनानी पड़ रही थी, लेकिन जब वो फिल्म मटेरियलाइज ना हो पाई तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं फिलहाल कुछ टाइम फिल्म नहीं बनाना चाहता हूँ। काफी काम 12-13 फिल्में बना चुका हूँ। आई कैन अफोर्ड take a slight pause, rework myself and re-energize myself and come back. और बैक का मोटिवेशन जो था, कम बैक करना चाहता, इतने में बेटे का टाइम आ गया, और बेटे के साथ फिल्म जो बनानी पहली थी वो मैंने ऑलरेडी मेरा जो चीफ असिस्टेंट था उसको कमिट की थी, तो मैंने अपनी कमिटमेंट को ऑनर करने के लिए उसे उस फिल्म में ब्रेक दिया कि एक नया लड़का, एक नया डायरेक्टर, एंड आई विल सपोर्ट द फिल्म एंड बैक द फिल्म फुल हार्ट।
एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फिल्म मेकर, हम लोग क्या है, हम लोग एक उस जॉनर से देख चुका था मैं, जहाँ पे सिनेमा को एक ऑनेस्टी के साथ हर डिपार्टमेंट में आप काम करो एंड यू गेट योर रिटर्न। लेकिन सिनेमा हैड बिकम वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कार्टलाइजेशन आ गए, यहाँ पे मोनोपोलाइजेशन आ गए, यहाँ पे बड़े बड़े हाउसेस जो हैं वो कहीं दूसरे का डिस्ट्रप्शन ले आने लग गए स्टफ, एंड म्यूजिक की मोनोपोलाइजेशन हो गई। तो एवरीथिंग चेंज सो ड्रास्टिकली। इस बारे में बहुत चर्चा होती है कि ऐसा हुआ है, लॉबिज्म बहुत है इंडस्ट्री में। वो सिनेमा जो पहले था वो बदल गया है वक्त के साथ साथ, थोड़ा ज़्यादा कमर्शियल हो गया। कमर्शियल तो सही था, सही मानूं में, लेकिन इस वजह से लॉबिज्म इतना ज़्यादा हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि एक अच्छा फिल्म मेकर जो फिल्म में अच्छी कहानी, अच्छी स्क्रिप्ट लाना चाहता है, वो बैक साइड हो गया है। समझ नहीं आ रहा एक फिल्म मेकर को क्या करें। तो ये दुविधा कहीं ना कहीं आपको लगती है कि हिंदी सिनेमा के लिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं है, और इससे उभरने के लिए, इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? इस दुविधा से निकलने के लिए आपकी क्या सलाह है? ये तो ज़रूर आपके पास कई सारी बयानी होगी जो आप करना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं आप? There are a lot of parameters of deciding. तो वो पैरामीटर्स जो है ना, वो अगर फेयर होंगे तो सिनेमा हमेशा उभरेगा, ना कि उस हालत में जाएगा जहाँ आज है। कितना खूबसूरत लगता था जब हम अक्षय कुमार को जानवर में देखते थे, देखते। उसके बाद उन्होंने उससे भी आगे बढ़ा, उनका स्टारडम बढ़ा, उनका सक्सेस को मिला। सक्सेस के साथ उन्होंने एज एन एक्टर, मैंने फिल्म उसकी देखी गरम मसाला, और मैंने अक्षय कहा था फिल्म देखने के बाद, अक्षय यार मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम्हारी इस फिल्म के लिए तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए, और उसे अवार्ड मिला। फिर उसके बाद मैंने जब उसके साथ अपनी लास्ट फिल्म, बहुत कोइंसिडेंस है कि मेरी पहली फिल्म जानवर उसके साथ थी, लास्ट फिल्म का नाम दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर। तो उसके बाद तो कब मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि वो खुद आया था मेरे पास, एक दिन वो खुद चला गया। तो ये दोस्ती तेरे दम से है। कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है कि मतलब जिसका साथ मैंने दिया, जिसका टर्निंग पॉइंट मेरी फिल्म रही, जिसको मैंने हाँ कह दिया, जिसको ऐसा कैरेक्टर मैंने दिया, उसके बाद उसकी बैक टू बैक बहुत बेहतरीन फिल्में आई, पर फिर भी आज बड़ा दुख होता है कि मतलब उनके साथ काम करना चाहते हैं कि वहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं आता। कभी कभी ऐसा महसूस होता है आपको? ना मैंने कभी जाहिर किया कि मैं काम चाहता, ना वो मेरे पास आए काम। वो खुद आए थे जब तक खुशी से, तब तक मैंने उनके साथ काम किया। जब वो एक दिन चले गए तो मैंने सोचा भाई खुशी से एक्सेप्ट कर लो इसकी रुखसत। बच्चे होते हैं आपके घर, राइट? आप बच्चे को पैदा करते हो, मैंने तो उसको पैदा नहीं किया था, लेकिन एज अ फिल्म करियर कहीं ना कहीं मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर उन्हें याद हो तो मैं ऐसा फील करता हूँ वो जर्नी बहुत खूबसूरत रही। फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, तो उनको जब वो अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं तो मैं नहीं बिलीव करता कि एज अ पेरेंट मुझे उनको ना, जैसे वो क्या बोलते हैं, विक्रम बेताल की तरह उसके कंधे के ऊपर जाके मैं आपको भाई मेरा कोई कर्ज नहीं उसके ऊपर जी। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। आई थिंक यही एक सही मेंटोर होता है, और यही एक सच्चा और बेहतर इंसान होता है। एक कामयाब फिल्म मेकर की यही निशानी है। आई एम सो हैप्पी कि आप जैसे फिल्म मेकर हमारी इंडस्ट्री को नसीब हुए हैं, जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं, जिन्हें इतनी बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिन्होंने कई छोटे स्टार्स को बड़ा बना दिया है, जिन्होंने कई की लाइफ को, करियर को संवारा है, सुधारा है, लेकिन फिर भी उम्मीद है जोड़ी नहीं है, ना कि एक्सपेक्टेशंस रखी है। दैट इज़ सो कमेंडेबल। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, लेकिन जाते जाते एक आधा सवाल और भी पूछना चाहती हूँ। अब हम उम्मीदें कर सकते हैं जो आने वाले वक्तों में आप फिल्में लाएंगे वो इमोशंस के साथ होंगी, ह्यूमन इमोशंस को जोड़ती होंगी और ह्यूमन इमोशंस पे ही बेस्ड हो? मैंने ये जो पिछला दौर गुजरा है, पिछला स्पेशली है वो कोविड वाला पीरियड जो निकला है, उस पीरियड में बैठ के मैंने कुछ सब्जेक्ट्स अपने फाइनलाइज किए हैं, मेरी कहानियां हैं, मैंने इतना ही और फिर राइटर्स को इनपुट्स देता हूँ। तो
मैं ये फील करता हूँ कि अगर ये फिल्में आने वाली कल में बनती हैं तो ये मुझे तो आपकी नजर में इज्जत देंगी, और लेकिन जो व्यूअर है, जो हमारी सिनेमा व्यूअरशिप है वर्ल्ड वाइड, उनकी है मॉरल और एक होता है ना, एक ह्यूमैनिटी का एहसास जो है वो जरूर दे। और मुझे याद है जब मैंने एक रिश्ता फिल्म देखी थी और मुझे किसी ने पूछा था आपकी क्या उम्मीद है, तो मैंने कहा था तो एक फैमिली को रीयूनाइट कर सकते, एक बाप को अपने बेटे से फिर मिला सके। तो मैं इतना सचूंगा कि मैं इसमें बहुत सक्सेसफुल हो गया इस फिल्म। कुछ दिन बाद मैं एक पार्टी में गया और वहां पे एक लड़का था, वो आया मेरे पास, उसने आके मेरे पैर छू कहा सर थैंक यू। क्या हुआ? बोले आपके कारण मेरा और मेरे फादर का बहुत डिसएग्रीमेंट था, मैंने जाके उनसे कहा मेरा फैमिली। तो एक कामयाब फिल्म मेकर की यही तो निशानी है कि वो जो मैसेज देना चाहता है वो मैसेज फुलफिल हो रहा है और लोग सुधर रहे हैं। पापा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया और हमारे साथ इतनी लंबी गुफ्तगू की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। इसी तरह से बेहतरीन फिल्में हमें देते जाइए और अपना नाम हमेशा हिंदुस्तानी सिनेमा में अमर करते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का दिल ने फिर याद किया बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और आपने कई फिल्मों के बारे में जानकारी भी हासिल की होगी जो फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस की हैं सुनील दर्शन साहब ने। सुनील दर्शन साहब जैसी ही एक और अजीम शख्सियत से अगले शुमारे में आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अच्छी फिल्में देखना ना भूलिएगा क्योंकि अच्छी फिल्में आपको बहुत कुछ सिखाती हैं और कहीं ना कहीं उनमें जो संदेश होता है वो आपको बेहतर इंसान बनाने में मददगार साबित होती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, जाएंगे, मिलेंगे कल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर। दिल ने फिर याद किया।